Our next topic is Class B Push Pull Power Amplifier. इस क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर यूज़ आते हैं। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ आता है, जबकि क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर यूज़ आते हैं। और उसका कारण है कि हमने देखा था कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी जो है वो कम है, और साथ में जो डिस्टॉर्शन की समस्या आपको मिल रही थी, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की, वो समस्या कुछ कुछ हद तक यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको इस क्लास बी के अंदर ये चीज़ बता दी थी कि जो इवन हार्मोनिक्स है वो इवन हार्मोनिक्स हट जाते हैं क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर को जब यूज़ लेते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि किस प्रकार क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर ज़्यादा अच्छा पावर एम्पलीफायर है एज़ कम्पेयर टू क्लास बी या क्लास ए पावर एम्पलीफायर से। वैसे क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर भी यूज़ आता है, लेकिन क्योंकि क्लास ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी कम है, तो क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर को यूज़ लेने से भी कोई विशेष एफिशिएंसी बढ़ती हुई नहीं मिलती है। इसलिए क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर से। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये है कि ट्रांजिस्टर हमेशा फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। अगर मान लीजिए ये सर्किट आपको जो दिख रहा है, इसमें एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, और यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो ये है कि जो भी सिग्नल हम यहाँ इनपुट में लगा रहे हैं, उस सिग्नल को ये यहाँ से देखो, ये सेंटर टैप्ड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेंटर टैप्ड है। सेंटर टैप्ड का मतलब होता है कि ये सिग्नल को दो हिस्सों में तोड़ देता है। अगर यहाँ वी एस है तो ये उस वक्त पॉजिटिव पीक को इधर लाएगा, नेगेटिव पीक को इधर लेके आएगा। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इस सिग्नल को वी एस बाई टू और वी एस बाई टू में तोड़ देगा। तो इस ये जो सेंटर टैप होता है ये ग्राउंड से जुड़ा होगा। यहाँ देखिए आप, ग्राउंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में ये वाला जो सिग्नल है ऊपर वाला, एक तो ये मिलेगा और एक इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला सिग्नल मिलेगा। तो ये दोनों सिग्नल हो जाएंगे वी एस बाई टू, वी एस बाई टू, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव का, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये कि दोनों ट्रांजिस्टर के एमिटर्स को हमने दोनों ट्रांजिस्टर के एमिटर्स को हमने जोड़ा हुआ है, कहाँ पर, कॉमन करके जोड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और जो बैटरी है उसका नेगेटिव हमने ग्राउंड कर दिया है, नेगेटिव पोर्शन ग्राउंड कर दिया है। पॉजिटिव वोल्टेज हम लगा रहे हैं कलेक्टर पर, तो ये आपका कलेक्टर C1 हो जाएगा इसका, ये कलेक्टर C2 हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर का। और आउटपुट हम लेंगे इसी ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो आउटपुट जो भी आएगा वो भी जो है करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव पीक आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव पीक आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा। तो पॉजिटिव पीक आएगी तब भी आपको आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव पीक आएगी तब भी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 है, जो कि ऊपर वाले हिस्से में N1, नीचे वाले हिस्से में N2, और यहाँ सेकेंडरी में N2 हो जाएगा। ये लोड हो गया आपका। इस ट्रांसफार्मर को TR1 कह दिया, इसको TR2 कह दिया, ट्रांजिस्टर T1 हो गया, T2 हो गया। करंट I1 I2 मान ली। यहाँ वोल्टेज जो होगा V1 V2, आप चाहे VS बाई टू VS बाई टू VS बाई टू जो ऊपर नीचे आ रहा है उसको V1 V2 करके लिखा है। कोई आप ये तो सिंबल आप जैसा यूज़ लेना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं। तो इसकी वर्किंग देखते हैं, ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो ये इसकी एक डायग्राम है, मैंने जो इस तरह से बना रखा है। इसमें आप देखेंगे कि इनपुट पर मैं एक सिग्नल लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने इनपुट पे एक सिग्नल लगाया। तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करेगा, ये इस सिग्नल को जो पॉजिटिव भी गा रहा होगा तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव पीक आएगा तो ये हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे वाला हो जाएगा पॉइंट बी जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा,
और पॉइंट ए हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर वो हमेशा कंडक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइस में। तो जब यह ए पर पॉजिटिव होगा तो इमीटर के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पोर्शन होगा ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और ये नेगेटिव होने के कारण ये वाला जो पोर्शन होगा इमीटर के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा। तो आउटपुट में यहाँ इस ट्रांसफार्मर के थ्रू जो आपको करंट मिलेगी लोड पर, ओके, लोड पर जो आपको करंट मिलेगी वो करंट आपको पॉजिटिव पीक के कारण मिलेगी, यानी कि इस पॉजिटिव पीक के कारण यहाँ पर आपको लोड पर करंट मिलेगी वाया दिस ट्रांजिस्टर Q1 एंड ट्रांसफार्मर T2। और नेगेटिव के कारण यहाँ पर आपको कोई करंट नहीं मिलेगी, ओनली पॉजिटिव पीक के कारण करंट मिलेगी, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव के कारण करंट मिलेगी। अब क्या होगा जब नेगेटिव पीक आएगी, तो जब नेगेटिव पीक आएगी तो नेगेटिव पीक यहाँ आएगी, नेगेटिव पीक यहाँ आएगी और पॉजिटिव इधर आएगी, यानी कि ये जो आपका सिग्नल है ये इसका पॉजिटिव था, पॉजिटिव पीक, और ये इसकी नेगेटिव पीक है। जब नेगेटिव पीक आएगी, नेगेटिव पीक आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड है यहाँ पर, इसको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट करेगा और ट्रांजिस्टर Q1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा या कट ऑफ में रहेगा, ठीक है। तो आपको फॉरवर्ड बाइस होता हुआ मिलेगा ट्रांजिस्टर Q2, तो आपको करंट जो मिलेगी इस ट्रांसफार्मर में T2 में या TR2 जो ऊपर डायग्राम में लिखा है वो मिलेगी इस ट्रांजिस्टर Q2 के कारण, और आपको लोड पर कोई करंट मिलेगी। तो ओवरऑल एक पूरा जो साइकिल आता है इनपुट का, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जैसा कि आप फुल वेव एम्पलीफायर पढ़ते हैं, एक होता है हाफ वेव एम्पलीफायर जिसमें हाफ मिलती है, एक होता है फुल वेव एम्पलीफायर जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में सारी करंट आपको मिलती है। तो ये चीज़ है। तो सपोज कि ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो इसकी ये कोई पीक वैल्यू होगी, अगर मैं ये करंट ले रहा हूँ आई, यहाँ टाइम ले रहा हूँ टी, ये ज़ीरो लेवल, तो ये जो करंट है ये इसकी क्या कहलाएगी, पीक वैल्यू आई एम मान लेता हूँ, ठीक है। और पीक वैल्यू जब आपको मिल जाती है तो उसको √2 से डिवाइड करने पर आपको आई एम आर एम एस वैल्यू मिलेगी। यानी आर एम एस वैल्यू कैसे मिलती है, √2 से डिवाइड करने पर, √2 से डिवाइड करने पर आपको आर एम एस की वैल्यू कहीं यहाँ कहीं मिलेगी इस पॉइंट पर। तो ये हमारे को चाहिए, क्योंकि जब हम पावर निकालेंगे, क्योंकि पावर भी दो प्रकार की है ना, एक डीसी पावर और एक एसी, क्योंकि हमें ईटा निकालना है, तो ईटा निकालना तो एक तो हो जाएगा आपका पी ओ ए सी और डिवाइड बाई PI/DC इंटू 100, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो आपको एक तो एसी पावर चाहिए, एक डीसी पावर चाहिए, तो ये कैसा आएगी वो देख लेते हैं। तो फिलहाल आपने ये तो देख लिया क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर कैसे काम करता है, और इसका नाम पुश पुल क्यों है, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला सिग्नल पॉजिटिव मान लो इधर आ रहा है नेगेटिव, जब ये सिग्नल को पुश कर रहा होगा तो ये सिग्नल को पुल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, पुश पुल, यानी कि एक सिग्नल को आगे भेज रहा है तो दूसरा वाला उसको रोक रहा है पीछे की तरफ, और इसका उल्टा भी वही, जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सिग्नल को पुश करेगा और ये सिग्नल को पुल करेगा। इसका नाम है पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो ये वर्किंग है जो मैंने यहाँ पर आपको जो समझाई है वो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो Q1 ऑन हो जाएगा और आपका Q2 ऑफ होगा तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल लोगे तो Q2 ऑन होगा और Q1 ऑफ होगा तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, है ना। तो ये आपको इस तरह से आउटपुट, यानी करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव का सिंपल सा लॉजिक होता है करंट की डायरेक्शन का चेंज होना। अगर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है, ठीक है। अब आगे चलें, इसकी वर्किंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। ये ट्रांसफार्मर TR1 है और वो फेज स्प्लिटर का काम करता है, सिग्नल को V1 और V2 में 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में वो डिवाइड करता है,
और जब कोई सिग्नल नहीं लगाते तो T1 और T2 दोनों कट ऑफ पे रहते हैं, और जब पॉजिटिव आता है तो एक फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, दूसरा रिवर्स वाइज हो जाता है और करंट फ्लो करती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई हुई है। अब हम एफिशिएंसी को देख लेते हैं कि एफिशिएंसी किसी क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर की किस प्रकार से आएगी। तो अभी अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था कि जो डीसी आपको मिलेगी हाफ साइकिल के लिए, अगर हाफ साइकिल आ रहा अपना, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर काम करेगा तो एक साइकिल आएगा, तो इसका डीसी लेवल कहाँ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ना। देखो डीसी हमेशा तब निकाली जाती है जब सिग्नल आपका एक ही पोलरिटी का हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी ये मान लीजिए सिग्नल आ रहा है आपका, तो ये पॉजिटिव साइड में आ रहा है ना। तो इस सिग्नल का अगर मैं डीसी करंट निकालूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, इसकी कोई एवरेज वैल्यू मिलेगी। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पीक वैल्यू होती है उसमें पाई को डिवाइड करते हैं तो एवरेज वैल्यू आपको मिल जाती है। तो ये आपका आई डी सी हो जाएगा। ओके, तो आई डी सी जो होगा वो आई सी अपॉन पाई होगा, जहाँ आई सी मैक्सिमम क्या है, वो करंट जो कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर फ्लो करेगी। तो ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्यू वैल्यू इक्वेशन, क्यू पॉइंट को शो करते हुए वी सी ई और आई सी के बीच में बनाया हुआ ग्राफ है ना। यहाँ पर हमने ले रखा है आई सी, और ये जो एक्सिस है आपकी ये वाली, ये है आपकी वी सी ई की एक्सिस, जहाँ पर ये आपकी फिर से लोड लाइन हो गई, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, और ये आपने सिग्नल लगाया और ये आपको आउटपुट मिलेगा आई सी करके। ठीक है, तो ये आउटपुट, ये सिंगल जो आउटपुट आपको मिल रहा है ट्रांजिस्टर फर्स्ट के लिए आउटपुट ये मिलेगा, और ट्रांजिस्टर जो सेकंड है उसके कारण नीचे वाला आउटपुट मिलेगा। तो दो ट्रांजिस्टर मिलके एक आउटपुट दे रहे हैं आपको। तो दो ट्रांजिस्टर, इसलिए करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो आई डी सी यहाँ जो आई सी मैक्सिमम अपन पाई है वो हो जाएगा 2 टाइम्स, फैक्टर 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर आपका 2 यहाँ आ जाएगा। तो पावर निकालोगे इनपुट पावर यानी डीसी पावर, वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। पावर क्या होती है, ये डीसी करंट इंटू डीसी वोल्टेज है ना, आई डी सी इंटू वी सी सी, इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हैं। तो पी आई एन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि दो ट्रांजिस्टर यूज आ रहे हैं। अब हमें एसी पावर निकालिए तो हम आर एम एस वैल्यूज लेंगे। तो कलेक्टर की आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगी, कलेक्टर करंट की आर एम एस वैल्यू आई सी मैक्सिमम अपॉन रूट 2, और वोल्टेज की हो जाएगी वी सी सी अपॉन रूट 2, अभी मैंने आपको समझाया था। ओके, और ये जो भी लिखा है इसको आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा यहीं आइए। तो आपको मिलेगा आई ए सी जो पावर होगी वो क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ये इंटू ये। तो आपको आउटपुट में जो मिलेगी पावर, ए सी पावर, वो आपको मिल जाएगी ये। अब आप ईटा निकालें, तो ईटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटा आपका जो होगा वो हो जाएगा, देखिए ये पी है, ये जो आई लिखा है ना एक्चुअली ये पी है, पी नॉट ए सी डिवाइड बाई पी आई एंड डी सी इंटू, आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100% की फॉर्म में इसको आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, पी नॉट ए सी डिवाइड बाई पी आई इन डी सी, और इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा पाई बाई 4.785, और परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 78.5। तो इससे देखो दो चीज़ें हो गई, एफिशिएंसी 78.5%, जो 50% मिल रही थी उसकी बजाय मिल रही है 78.5%। और दूसरा ये कि जब आप इसका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की एनालिसिस करेंगे तो इसकी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में हम ये देखेंगे कि इसके इवन हार्मोनिक्स जो होते हैं, इवन हार्मोनिक्स आउटपुट में जो मिलते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है, हार्मोनिक्स इवन वाले जो एलिमिनेट हो गए और डिस्टॉर्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों साइकिल के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है। तो इसलिए अधिकतर पावर एम्पलीफायर्स में क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर का यूज़ लिया जाता है, और उसके कारण आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लास सी पावर एम्पलीफायर, और वो लास्ट टॉपिक होगा आपकी इस यूनिट का। उसके बाद में आप नई यूनिट शुरू करेंगे।